हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है देखो। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ स्केड्यूल्स एंड द सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, एज पार्लियामेंट में डीम फिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जो मेंशन है, ठीक है, उसके लिए जो अमेंडमेंट होगा वो अमेंडमेंट स्केड्यूल फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल में होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 हमारा क्या बोल रहा था? आर्टिकल 2 था हमारा कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश द न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि इंडिया के पार्ट नहीं थे, उन स्टेट्स को फॉर्म करना और इंडिया में उनको एडमिट ठीक है करना एक्चुअली। और आर्टिकल 3 हमारा क्या था? आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट to change the area of the state or to alter the boundaries of the state. तो it deals with the states that are already the part of India. ठीक है, all the states and UTs that are already the part of India. तो वो हमारा आर्टिकल 3 था। तो इन्होंने बोला है कि अगर आर्टिकल 2 हमारा है या आर्टिकल 3 हमारा है, इनमें कोई चेंज होगा या इनके लिए जो भी अमेंडमेंट होगा वो फर्स्ट स्केड्यूल में अमेंडमेंट होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल क्या था? हमारा फर्स्ट स्केड्यूल किसके लिए था? द फर्स्ट स्केड्यूल मेंशंस द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसमें क्या थे? इसमें हमारे नेम्स थे। ठीक है, और फोर्थ स्केड्यूल में क्या था? फोर्थ स्केड्यूल में हमारा था कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनके लिए था। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो ये फोर्थ स्केड्यूल में था हमारा। ठीक, अब पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो देखो, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। सप्लीमेंटल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंटल का मतलब होता है कि जैसे प्रोवाइडेड इन एडिशन टू व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल। सप्लीमेंटल का मतलब है कि जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है या जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लिए और कुछ एडिशन में करना, उसको सप्लीमेंटल बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंटल का क्या मतलब हो गया? इंसिडेंटल का मतलब हो गया कि हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। कोई अगर एक्टिविटी हुई है, उसके लिए कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको एज अ इंसिडेंटल बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हुआ कि फॉलोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन इफेक्ट। कोई एक्ट है या कोई हमारा लॉ आया है, उसके इफेक्ट में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स हो गए। ठीक है, ये इनका मीनिंग समझ आ गया सब लोगों को। अब देखो, एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच, ठीक है, प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल एंड फोर्थ स्केड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, प्रोविजंस एज द पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी। ये वही है जो भी हमने ऊपर वाला पॉइंट देखा, सेम पॉइंट है। पॉइंट 2 देखो इसका कि नो सच लॉज एज अफोरसेड शेल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके अमेंडमेंट होंगे, जो भी आपके अमेंडमेंट होंगे रिलेटेड टू आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, वो तुम्हारा जो आर्टिकल हमारा 368 है, ये किसके लिए है? ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगा वो इसके अंतर्गत आता है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएंगे वो अमेंडमेंट्स, इसमें नहीं आएंगे। तो जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वाले अमेंडमेंट्स हैं, दीज अमेंडमेंट्स और दीज लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी।
ठीक है, एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ था हमारा कि 1960 के आसपास हमारी कुछ वेस्ट बंगाल की, ठीक है, टेरिटरीज थी जिसको हम बेरूबारी, या हम जिसको हाँ बेरूबारी यूनियन के नाम से जानते हैं, उसे हमारी नेशन ने, एक मिनट, बेरूबारी यूनियन गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सोचा कि ये जो टेरिटरीज हैं इनको हमें पाकिस्तान को है देना, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट was decided to cede these territories, that is the बेरूबारी यूनियन ऑफ द वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि उससे हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया, ठीक है, एक ना कंट्रोवर्सी हो गई कि क्या आर्टिकल 3 के अंडर, ठीक है, कौन सा, क्या आर्टिकल 3 के अंडर हम अपनी कोई भी, हमारी जो स्टेट है या कोई भी हमारी टेरिटरी है, क्या हम उसे फॉरेन नेशन को दे सकते हैं या हम उसे फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, अराइज हुआ। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का था, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया, क्या था, तो यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा सही से याद रहेगा। तो जो ये हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वेदर, ठीक है, कि डज द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 डज द पावर, ये लिखो, ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड्स द पावर टू सीड एनी इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, ठीक है, टू फॉरेन कंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था अराउंड 1960s। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि अंडर आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया के कोई भी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे दे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें अमेंडमेंट लेना होगा, और वो अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर होगा, वो आर्टिकल 368 के अंडर होगा वो अमेंडमेंट, ठीक है। ये हमारा बहुत एक नोन केस है जिसको बेरूबारी केस बोलते हैं, बेरूबारी यूनियन केस 1960 के नाम से जाना जाता है। और जो ये अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 368 के अंडर, ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 हुआ था, जिससे जो इंडिया की एक ना टेरिटरी थी उसे पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। तो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 3 हम कोई भी इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आ गया। अगर हम ऐसे ही देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसको हम 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में हुआ था। इट वॉज इनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग, ठीक है, ऑफ टेरिटरीज ऑफ सर्टेन territories by India and transfer certain territories to Bangladesh, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टेरिटरीज हैं उसका कुछ इंडिया ने एक्वायर की थी और कुछ इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की थी, ठीक है। तो
अब इसमें क्या हुआ था, जो ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें जो क्या था कि कुछ हमारी 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें भी अमेंडमेंट हुआ था। उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको लेकर कौन कौन सी स्टेट्स में अमेंडमेंट हुआ था, एक असम में अमेंडमेंट हुआ था, असम की जो बाउंड्रीज़ हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय हो गया, और कौन सा था, और त्रिपुरा हो गया। तो ये इनके जो फर्स्ट स्केड्यूल है, इनमें जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके अमेंडमेंट के द्वारा इन 4 स्टेट्स में अमेंडमेंट हुआ था, इनकी बाउंड्रीज़ में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा था आर्टिकल 4 जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ और समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इसके आगे का देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज़ हैं इंडिया का, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, कौन से ऐसे कमीशंस हैं जो फॉर्म हुए थे जिसके बाद हमारी जो आंध्रा स्टेट है वो एक लैंग्वेज पे बनी थी, तो वो किस हिसाब से बनी है, और शुरुआत में जो हमारी इंडियन स्टेट्स थी वो कितने पार्ट में, ठीक है, डिवाइडेड थी। तो वो हम सारा इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।